आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ये यशस्विका पाठक। कल 4 मई है। बहुत सारे बच्चों की तकदीर कल नीट के एग्ज़ाम सेंटर्स में लिखी जाएगी, लेकिन नीट के एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचने की पहले की प्रक्रिया क्या हो सकती है। जो बच्चे परिश्रम और उनके साथ साथ जो पेरेंट्स भी परिश्रम करते हैं उनकी कहानी कैसी होती होगी, उनके साथ जो टीचर्स संघर्ष करते हैं उनकी कहानी कैसी होती होगी। लेकिन इन कहानियों के बीच में कुछ हस्ताक्षर उन टीचर्स के भी होते हैं बच्चों की ज़िंदगी में, जो अपनी जो कठिन ज़िंदगी है उससे थोड़ा सा एक अच्छा वक्त निकाल के उन बच्चों की ज़िंदगी में फूल बनाने का काम करते हैं। और ऐसे ही एक शख्स से आज आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि कल नीट का एग्ज़ाम है। तो हमने सोचा कि आज की खबर में एक्सपर्ट एडवाइस दिलाए आपको कि आखिर 24 घंटे पहले क्या कुछ करना चाहिए आपको, और अगर आपने नहीं किया है तो आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही परीक्षा के बाद क्या क्या हो सकता है ऑप्शन। अगर इन केस विफलता मिलती है तो उसके बाद क्या ऑप्शन है, बैकअप क्या हो सकता है, सरकार क्या बैकअप देती है। लेकिन उससे पहले जरा बड़े मन से स्वागत कीजिए डॉक्टर सुशील द्विवेदी का। इनके बारे में फहरिस्त बताऊंगी तो चौंक जाएंगे, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ई विद्या का आपने नाम सुना होगा। वहां पर सर टीचर हैं, केंद्रीय विद्यालय में पिछले 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। और सबसे अनोखी बात इनके बारे में ये है कि बच्चों के चहेते हैं, इतने चहेते हैं कि 2009 से जब एक कारवां शुरू किया इन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने का, नीट की तैयारी करवाने का, तो आज 2025 में भी ये कारवां वैसे ही चलता रह रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि खुशी होती है कि जब एक छोटे से शहर से, आपको बता दो कि BHU से इन्होंने PhD किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से UG किया, MSc किया, लेकिन इन छोटे शहरों से निकलकर एक महत्वाकांक्षी शख्स जब विदेश तक पहुंच जाता है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और आज उसी समाज को सामाजिक तौर पर जब कुछ देने की बारी आती है तो 400 से ज़्यादा बच्चे आज नीट के थ्रू अपनी जो सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि 400 से ज़्यादा बच्चे इनके पढ़ाए हुए आपको सफ़ेद कोट में आपको डॉक्टर के तौर पर नज़र आते होंगे। जरा स्वागत कीजिए सुशील द्विवेदी का। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कहानियाँ, तकदीर और हस्ताक्षर, पहले कहानी होती है, फिर तकदीर, उसको कहानी को तकदीर में तब्दील किया जाता है और फिर बन जाता है हस्ताक्षर। आज पूरे क्योंकि लखनऊ की बात नहीं करूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो हस्ताक्षर आपने बना दिया है। तमाम बच्चे आपके पढ़े हुए आज तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना सुखद महसूस होता है, पहले ये बताइए। यशस्वी जी, पहले तो बहुत बहुत आभार। आपने आम व्यक्तियों के लिए, आम बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया, बड़ी खुशी होती है। और विशेषकर ऐसे समय माता पिता के जो बताए हुए रास्ते थे उस पर जब चलते हुए ये सफलता मिली और गुरुओं का विशेष आशीर्वाद मिला, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ दे पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे बनने में समाज का हर एक उस व्यक्ति का योगदान रहा जिसने मेरी इस जर्नी के दौरान किसी न किसी रूप में मुझे योगदान दिया। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति वही है, उसको जब तक कि वो अपना समाज का जो कर्ज है वो उसको किसी भी प्रकार से उतारे। मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं शिक्षक के रूप में जो भी अच्छा कहना चाहूँ उसे कहने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और सब बड़े लोगों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से शायद ये संभव हो पा रहा है। निःशुल्क हमने, क्योंकि इस देश में तमाम ऐसे लोग निकले हैं। सुपर 30 की बात करते हैं, आनंद कुमार हर साल 30 बच्चों को का एडमिशन कराते हैं। तो इस तरीके के बड़े तमाम चेहरे हैं जो निःशुल्क ना सिर्फ बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि अगर विफलता मिलती है तो इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 2009 से आप लगातार ये कार्य कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को तमाम, फ़ोन पर भी आप लगातार अवेलेबल रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, घर, परिवार, बच्चे, और फिर साथ में वो बच्चे भी जो आपके तरफ आशा की निगाह से देखते हैं, और फिर स्कूल को भी संभालना। यशस्वी जी, एक कहावत मैंने अपने बुंदेलखंड में, जब मेरे गांव में मेरा जन्म हुआ उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई की, 10वीं और 12वीं के गांव से मेरे स्कूल बहुत दूर था।
तो मुझे बार बार एक चीज़ आती थी कि जाके पाँव ना फटे बिमाई, वो का जाने पीर बढ़ाई। मतलब जिसने कष्ट और परेशानियों से, जिसका दो चार से वास्ता ना हुआ, वो दूसरे के शायद दर्द को महसूस करने में उसे दिक्कत होगी। मैंने वो सब चीज़ों को देखा, क्योंकि दूर दूर तक स्कूल नहीं था, परेशानियाँ थी, अच्छा मटेरियल नहीं था। फिर जैसे जैसे मैं इलाहाबाद में ग्रेजुएशन करने का मौका मिला, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर रिसर्च और CSIR नेट और गेट में 99 परसेंटाइल के रूप में मुझे स्कोर मिला, तो मुझे मेरा हौसला बढ़ा। मुझे लगा कि मैं जो मेरे ऊपर समाज का कर्ज है उसको उतारूं, और उन बच्चों को विशेषकर जो दूर दराज के हैं। एक सौभाग्य की बात रही कि प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में एक बहुत ही एम्बिशियस कार्यक्रम शुरू किया, जिसे PME विद्या कार्यक्रम कहा गया। उसका यही मकसद था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनकी शिक्षा रुकी हुई है, आज भी वो किसी कारणवश से स्कूल नहीं जा पा रहे, तो किसी भी समय वो पढ़ना चाहें तो वो NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट का है, उस पर जाके सभी एक्सपर्ट के लेक्चर डले, मेरे भी बहुत सारे लेक्चर हैं उस पर, उनको लेके और उनसे पढ़ के अपना करियर बना सकते हैं। तो कुल मिला के लगा कि मुझे ये मौका मिला। साथ में भारत का एक बहुत ही अद्भुत एक शिक्षण कह सकते हैं कि संस्थान के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसके अलग अलग स्कूल हैं। मुझे पहले नॉर्थ ईस्ट में काम करने का मौका मिला, और जब मैंने उसमें जैसे ही पढ़ाने गया तो मुझे जो मेरी इच्छा थी कि भाई मुझे तो विज्ञान के साथ जो भी किताब में दिया है उसी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के सामने लाना था, और उसके पीछे के छिपे हुए जो प्रश्न हैं, जिन्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कह सकते हैं, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन कह सकते हैं, और साथ में जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, तो उनको सॉल्व करने में मेरा बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मेरा विज्ञान के प्रति अभिरुचि सदैव से रही। और मैं जैव प्रौद्योगिकी विषय से आगे बढ़ा तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में काफ़ी कुछ मेरी टच बढ़ता गया, मतलब उससे मेरी काफ़ी दो चार होता गया। तो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक प्रकार का इन्हीं सब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो कुल मिला के बच्चों के साथ मैं कुछ न्याय कर पाया। और बचपन चूँकि गांव में बीता, और गांव प्रकृति की एक नर्सरी होते हैं, प्रयोगशाला होते हैं, तो मुझे प्रकृति की गोद में रहने का मौका मिला। करीब 18 साल तक मैं गांव में रहा, तो उससे मेरा और अच्छा जीव विज्ञान से नाता जुड़ता गया, और आज शायद मैं रोज़ नई नई चीज़ें सीखता हूँ। और प्रकृति से हम विज्ञान कैसे पढ़ाएं, मतलब नेचर से क्या हम विज्ञान को पढ़ा सकते क्या, बायोलॉजी को पढ़ा सकते क्या, केमिस्ट्री फिजिक्स को पढ़ा सकते क्या, उसके साथ जोड़ के मैंने कोशिश की कि हमारे बच्चे जो विज्ञान को बड़ा उबाऊ समझते हैं, कि वो बड़ा उनको ऊब लगती है, बड़ा ही बोरिंग लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, और जब हमने प्रकृति के साथ जोड़ दिया कि उनके चारों तरफ जीव जंतु, पेड़ पौधे जो लाखों करोड़ों साल से पाए जा रहे, और वो कैसी जीवनचर्या जी रहे, कैसा उनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, और उनसे हम लोग कॉपी करके, उनसे इंस्पायर होके नए नए नवाचार और आविष्कार कर रहे हैं। और यही दुनिया आजकल हम और आप लोग देख रहे हैं। तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, और ये जर्नी लगातार रोज ही नए नए रूप में सीख के चलती चली जा रही है। जी, अभी आपने कहा कि आपने गेट भी क्वालिफाई किया था। दर्शकों जो हमें सुन रहे हैं उनको बता दूं कि गेट एक नेशनल लेवल टेस्ट होता है, जिसके आप अगर आप पास करते हैं तो आपको डायरेक्ट, तब नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी, उसमें आपको डायरेक्ट नौकरी सेवा देने का। मेरा 99 परसेंटाइल आया था, IIT रुड़की से मैंने किया था, और मुझे किसी भी IIT में MTech करने के लिए एडमिशन भी मिल रहा था, लेकिन मैंने BHU चुना। मैंने वहाँ से स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी सर के अंडर में रिसर्च करना प्रारंभ किया। वो इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च के डायरेक्टर भी हैं। अब जिस तरीके से अभी आपने बात की आधुनिकता और मॉडर्नाइजेशन के साथ पढ़ाई, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, तमाम तरीके के डिस्ट्रैक्शन सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है, चाहे पढ़ाई की बात करते हैं या फिर अलग डिस्ट्रैक्शंस की, एंटरटेनमेंट्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है। तो कितना ज़रूरी है इस वक्त एक अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि अब स्मार्ट ब्रेन ज़्यादा वर्क करते हैं, ना कि अगर आप किसी चीज़ को लगातार सिर्फ रटे जा रहे हैं उससे। देखिए यशस्वी मैम, एक्चुअली क्या है, आज के दौर में बच्चे के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है,
तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन है और शिक्षक के पास नए चैलेंजेज हैं। हमारे आपके दौर की बात करें तो उस समय शिक्षक के साथ दूसरे प्रकार के चैलेंज थे। आज के बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन उसकी फिंगर टिप पर है, कहीं ना कहीं से आसपास उसको डिजिटल माध्यमों से मिल रही है, तमाम प्रकार के सोर्स हैं। तो हमें आपको मैनेजमेंट करना है, हमें आपको उसको वैल्यू एजुकेशन देना है, हमें आपको उसको सिखाना है कि बेटा ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ये इसके साथ साथ आप इस पढ़ाई का कैसे मानवता के साथ उपयोग करोगे। आज की डेट में आप देखते होंगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशन पे बच्चे जाते हैं, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, और लेकिन आपने देखा होगा कि दुर्भाग्य से वो उनके अंदर मानवीय गुणों का अभाव होता है। तो ये जो देखा गया इस कमी को, और इसी कमी को पूरा करने के लिए अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई उसमें बहुत कुछ ऐसे चीज़ें डाली गई हैं कि जिसके आधार पे हम बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं, गेम के आधार पे पढ़ाएं, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएं, लर्निंग बाय डूइंग पढ़ाएं। मतलब हम बच्चों को इन्वॉल्व करें कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने सराउंडिंग से भी अपने ज्ञान को इंटरकनेक्ट कर सकें, अपने मन में क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करें, रचनात्मक ज्ञानात्मक कौशल विकसित करें, जिसके द्वारा वो नई शताब्दी की चुनौतियों का सामना कर सकें। जी, नई शिक्षा नीति की आपने बात की है। सरकार भी बड़े चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, इन पर बड़ा ध्यान दे रही है, एटमॉस्फेयर को बड़ा ध्यान दे रही है, क्योंकि बीच वक्त में ऐसा देखा जा रहा था कि बच्चे सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। और ये ट्रेंड में भी है आजकल सर कि फाउंडेशन कोर्स बच्चे कर रहे हैं, यानी कि 9वीं और 10वीं का बच्चा अभी से नीट की तैयारी कर रहा है और वो अपना जो स्कूल का जो क्रीम टाइम है शायद वो उतना वक्त स्कूल में नहीं दे पाता। इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? देखिए यशस्वी जी, जीवन एक बार मिलता है। मैंने शिक्षक की जर्नी के रूप में देखा कि बच्चों के साथ बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी नई नई उनके अंदर जिज्ञासाएं आती रहती। तो पहली बात तो शिक्षक वो होता है स्कूल में जो उनकी जिज्ञासाएं शांत करता है। अगर हम बच्चे के बचपन को समय से पहले ही समाप्त कर देंगे, जैसा आपने बताया कक्षा 8वीं 9वीं के बाद हम सीधे सीधे कह देंगे कि मेरे आपके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा अपने बच्चों से करवाना शुरू कर देंगे, या पड़ोस में किसी के बच्चे ने कोई परीक्षा निकाल ली और हमने उसके ऊपर बच्चे के ऊपर थोप दी कि ये देख आपको करना है और हमने इस कोचिंग में या कहीं पर भी आपका एडमिशन दिला दिया। तो ये हम एक प्रकार का क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बच्चे को सोशल स्किल सीखता है, बच्चे गेम में जब जब जाते हैं तो वो पंक्चुअलिटी सीखते हैं, किस प्रकार से एडजस्ट करना है, कैसे उन्हें टेंशन को मैनेज करना है, एंजाइटी को मैनेज करना है, टीम स्किल उनके अंदर आती है। को करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत तमाम प्रकार की आर्ट एंड क्राफ्ट की कंपटीशन होती हैं, इको क्लब, साइबर क्लब और सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG क्लब, ये अलग अलग कई प्रकार के क्लब चलते हैं स्कूलों में। बच्चे उसमें तमाम गतिविधियां करते हैं। उन गतिविधियों के दौरान वो सीखते हैं। एक्चुअली वो इस प्रकार से डिजाइन की जाती गतिविधियां कि जिससे बच्चे सीखें और अपने ज्ञान को अपने सराउंडिंग के साथ इंटरकनेक्ट करें। मिसाल के रूप में आप और हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय में देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसके पीछे कहा जा रहा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके द्वारा गरीब अमीर और हर व्यक्ति प्रभावित होने जा रहा है। तो वो बच्चा अपने अंदर ऐसे क्या व्यवहार में बदलाव लाए कि कल के दिन ये जो नेचर है, ये धरती है, उसे शुक्रिया कहे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसी धरती दें। तो इसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा चैलेंज बढ़ जाता है, क्योंकि आपके सामने वो पीढ़ी मिल रही है जो आगे चल के 15-20 साल में दुनिया का नेतृत्व करेगी। और अगर हम अच्छी आदतें उन्हें देने में सफल हो पाए तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में वो अपने व्यवहार में बदलाव करके इस धरती को और हरा भरा और सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली और हम कह सकते हैं कि जैव विविधता से परिपूर्ण बनाने में वो अपना योगदान दे पाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक हम सुजलाम सुफलाम बढ़िया अच्छी हरी भरी धरती देने में सफल भी हो पाएंगे। क्योंकि आपने बात की है फाउंडेशन की, और फाउंडेशन कोर्सेज से कोचिंग का जो बाजार इस वक्त अपने हाइक पर पहुंच चुका है। जितने आप एक शहर में अगर जाएंगे तो सड़क सड़क में हर 1 किलोमीटर पे आपको एक कोचिंग सेंटर नज़र आता है और सब ये दावा करते हैं कि उनके 100% रिजल्ट हैं। और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये
एकदम भेड़ चाल चल रहा है कि हमको अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर और आईएएस जैसी परीक्षा में पास करवाना है। क्या इस शिक्षा को भी कोचिंग सेंटर्स ने बड़ा कमर्शलाइज कर दिया है, क्योंकि हर जगह कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भ्रामक स्थिति भी पैदा करते हैं, ना सिर्फ बच्चों के दिमाग में बल्कि पेरेंट्स के भी दिमाग में। हाँ देखिए, हम और आपको याद होगा, अगर हम भारत का अपना इतिहास उठा के देखें तो हमें और आपको पता चलता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे गुरुकुल चलते थे। हमारी देश की ज्ञान पद्धति बहुत समृद्ध पद्धति थी। नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालय दुनिया को ज्ञान देते थे, रास्ता बताते थे। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आक्रांता आई और वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया पूरा। और उसके बाद जो हम लोगों ने जिस भी एजुकेशन सिस्टम को अपनाया, उस एजुकेशन सिस्टम के आज हम परिणाम देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ ऐसे बदलाव किए गए कि जो ये बच्चों के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर है, दबाव है कि उन्हें सफल होना है, नहीं तो अगर वो असफल हुए तो वो इस दुनिया में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। या हम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कोटा से जो आती हैं या अलग अलग शहरों से आती हैं, वो इसी का परिणाम है कि बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया गया है कि अगर उन्होंने ये नहीं किया तो ये दुनिया उसकी ख़त्म। जबकि सच्चाई ये नहीं है। इस दुनिया में तो रोज़ ही परीक्षाएँ होती हैं, तो ऐसी तो कई परीक्षाएँ होंगी। आज नीट परीक्षा बच्चा दे रहा है, कल कोई दूसरी परीक्षा देगा, तो जीवन परीक्षाओं से भरा है। और हम क्यों ना परीक्षाओं को उत्सव बनाएं। तो यही तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसा ही बदलाव आना चाहिए, क्योंकि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष बच्चों के साथ रूबरू होता है, उनसे 21वीं सदी की परेशानियों पर चर्चा करता है, उनकी परेशानियों पर चर्चा करता है, उनको प्रोत्साहित करता है। तो ऐसे ही बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है और बच्चों के अंदर। और बच्चे सोचते हैं कि हम परीक्षाओं को परीक्षा क्या लें, इसको तो हम उत्सव की तरह लें। तो मुझे लग रहा है कि परीक्षाओं को उत्सव की तरह ही लेना चाहिए। और कोचिंग को विशेष का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर न डालें, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। अगर हमने इस प्रकार से प्रेशर डाला तो उनके अंदर जो रचनात्मकता है वो खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ एक मशीनी व्यक्ति बन जाएंगे। और वो उतना कोर्स को याद किया, उन्होंने उस एग्जाम को क्लियर किया, लेकिन उनके अंदर मोरल एजुकेशन नहीं आ पाएगी, सोशल स्किल नहीं आ पाएगी। एडवर्सिटी में वो कैसे अच्छा करें, एडवर्सिटी क्वेश्चन उनके अंदर बहुत ही कम रह पाएगा, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के केसेस में अपने आप को एडजस्ट करना नहीं सीख पाया। कुल मिला के चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी। नीट क्योंकि अब एनटीए के अधीन आ जाता है, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि पैटर्न की थोड़ी सी बातचीत की जाए, क्योंकि ये वही कोचिंग सेंटर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि हम कुछ एक अलग नोट्स में पढ़ा देंगे, कुछ और हम एक अलग कीज देंगे जो बच्चों को मदद करेगा नीट के परीक्षा में। लेकिन हमेशा से ये कहा जाता है कि बेसिक एनसीईआरटी में है, यानी कि बेसिक जो आप पढ़ाई करते हैं 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, वही सारी चीज़ें आती हैं, आपको नीट में मदद करेंगी। तो आप जरा मुझे समझाइए और दर्शकों को भी हमारे समझाइए कि नीट का पैटर्न क्या बच्चे पढ़ें, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। और अभी आपने वैल्यू शिक्षा की बात की है, तो जो गार्बेज बेचने का काम कोचिंग सेंटर्स करते हैं, इस भ्रम को भी ज़रा तोड़िए। देखिए, जैसा आपने कहा कि नीट की तैयारी, देखिए किसी भी परीक्षा की, मैं नीट की ही बात नहीं करूंगा, मैं यूपी उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात करूंगा, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होती है। कोई भी परीक्षा है उसमें अगर हम शुरुआत से बच्चे को ये आदत डाल पाने में सफल रहें, इसमें शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, सोसाइटी का है। कि जो आपको किताब, जो सिलेबस दिया गया है वो शुरुआती कक्षाओं से, उस किताब को आपको ख़त्म करना है, उस किताब को पूरा पढ़ना है और पढ़ के उससे ग्रेस्प करना है, अपने मन में बसाना है उसको। मिसाल के रूप में कक्षा 6वीं में जो विज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं वो आगे चल के नीट में भी कई बार मिल जाते हैं। फोटोसिंथेसिस से संबंधित प्रश्न या ट्रांसपायरेशन से संबंधित या फिजिक्स की कंसेप्ट या केमिस्ट्री की कंसेप्ट, बॉन्डिंग से लेके अलग अलग जो भी उसके पैरामीटर हैं। तो कहते हैं कि अगर हम शुरुआत से ही बच्चों को उनकी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उनको अच्छे से पढ़ते जाएं, वो तो जब वो 11वीं जो अगली कक्षा में पहुंचेंगे तो उसी का जस्ट थोड़ा सा एक्सपेंडेड रूप होता है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते बच्चे का पास काफ़ी पर्याप्त नॉलेज हो जाता, उसकी समझ विकसित हो जाती उस विषय के प्रति। और यही कारण है। अच्छा, दिक्कत क्या आती है कि अगर शुरुआत में बच्चे का सही ढंग से नहीं फाउंडेशन डेवलप हो पाया
किसी भी कारण से आप शिक्षक अच्छे नहीं मिले, स्कूल अच्छा नहीं मिला या बच्चे ने लापरवाही की, तो आगे चल के फिर ऐसे बच्चे को अलग से गाइडेंस करने की ज़रूरत होती है। मैं विशेषकर सरकारी स्कूल सिस्टम में काम करता हूँ, जैसे KBS कहते हैं, तो वहाँ पर तो हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती है। ऐसे ही अब तो शिक्षा व्यवस्था में हर लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही। तो अगर शुरुआत से ही हम बच्चे को उनकी NCERT की बुक्स हैं, उनका अच्छे से अध्ययन करने में, उनको दिशा निर्देश देने में, उनको ये समझाने में सफल रहे कि बेटा यही किताब से ही आगे चल के कोई भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न भविष्य में पूछे जाएंगे, तो बच्चे उसको लेंगे। और उसके लिए हम शिक्षकों को कुछ एक्टिविटी के माध्यम से, कुछ इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाना भी पड़ेगा, जिससे बच्चे के अंदर, जैसे नीट एग्ज़ाम विशेषकर विज्ञान के बच्चों की है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आता है, तो ये विज्ञान से संबंधित बच्चे, तो जिनकी विज्ञान में अभिरुचि होगी तो वे इस तरफ जाएंगे, और जिनके दूसरे कॉमर्स या मानवीय विषयों में होगी तो वो दूसरे प्रकार के विषय हैं जिनकी तरफ जाएंगे। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को लेके वो आगे और अच्छा दूसरे प्रकार की परीक्षाओं में करेंगे। तो ये हेटेरोजेनस सोसाइटी है हमारी, हमें और आपको हर प्रकार के प्रोफेशन की सोसाइटी में ज़रूरत है। हम अगर कहें कि हमें सिर्फ डॉक्टर ही चाहिए या इंजीनियर चाहिए, या फिर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से IAS, IFS या IPS की बात करें, तो ये बेईमानी होगा एक प्रकार से, क्योंकि ये सोसाइटी अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन के व्यक्तियों से चलती है। और जब तक कि सभी प्रोफेशन को सभी बच्चे नहीं लेंगे, तब तक एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यही कारण है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि उसमें बच्चों को अलग अलग विषयों को चुनने की और अलग अलग कैरियर को बनाने की आज़ादी दी गई है। बैकअप प्लान्स पे भी आऊँगी सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने एक विषय उठाया, उस पर बातचीत करूँगी, लेकिन उससे पहले कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा पैटर्न पे भी मुझे बताइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स में मान लीजिए किसी बच्चे को बायोलॉजी कम आती है या कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो किस तरीके से परीक्षा को पास किया जाए, कैसे परीक्षा में, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, तो किस तरीके से परीक्षा को मैनेज करें उस पेपर को? देखिए, नीट परीक्षा में टोटल हर विषय के अगर देखें तो 4 विषय आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, और ये पूरे देश में 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, मलयालम भी है, ऐसे जो अलग अलग बंगाली रीजनल जो जितनी भी लैंग्वेज हैं, ये 13 भाषाओं में अलग अलग की जाती है। और हर विषय के अंतर्गत 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ, और आजकल इनका स्तर थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रही है तो उसकी डिफ़िकल्टी के लेवल को भी बढ़ाया गया है। अब बच्चों का जैसा आपने कहा कि जैसे हम बच्चों को ये कैसे प्रैक्टिस कराएं कि वो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करें, क्योंकि हर प्रश्न के अगर सही है तो 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत हुआ तो -1 मिलेंगे। तो ऐसे अगर हम देखें तो टोटल 180 प्रश्नों का ये पेपर होता है और 720 टोटल मार्क्स होते हैं। इसमें से जिन बच्चों के 600 के ऊपर 700 के ऊपर आता है, विशेषकर 700 के ऊपर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, और 600 और उससे नीचे आते तो उन्हें और भी ऑप्शन मिलते हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनको मेडिकल में प्रोफेशन अपनाने के लिए एजुकेशन प्रदान करते हैं। अब देखिए, ये हुआ कि अब मान लीजिए किसी का फिजिक्स में थोड़ा सा कम है तो वो अपना जूलॉजी, बॉटनी खूब अच्छा कर ले या केमिस्ट्री अच्छा कर ले, तो जो फिजिक्स में अगर 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर कम हो रहे तो वो दूसरे विषय में बढ़ जाएं। लेकिन कोशिश ये करें, क्योंकि आज के दौर में लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं, डिफ़िकल्टी का लेवल बहुत ज़्यादा है, और कहते ना कि जो बच्चा जितना अच्छा करेगा उसको उतना ही बढ़िया मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा, उसकी सोसाइटी में उसकी एक प्रकार से एक इस प्रकार का माहौल बन गया है कि उसकी उतनी वैल्यू देखी जाएगी कि भाई उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या अपने लखनऊ में KGMU है या वहाँ पर GSBM है कानपुर में, ये अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज हैं ये जाने जाते हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो इसके लिए एक प्रकार की बहुत मतलब कहते हैं कि इंटेंस कंपटीशन होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब CBSE ने भी इस चीज़ों को महसूस किया कि बच्चा जो 12वीं की पढ़ाई करता था तो उस दौरान तो अधिकतर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते थे, लेकिन इधर आप देखेंगे पिछले अगर 3-4 साल का देखें पेपर पैटर्न
तो पूरी कहानी अब बदल चुकी है, क्योंकि अब सीबीएसई ने रियलाइज किया और लगभग 40 से 50% प्रश्न अब एमसीक्यू या कॉम्पिटेंसी बेस्ड कह सकते हैं, हम रीजन असर्शन वाले कह सकते हैं, या केस आधारित प्रश्न कह सकते, ये प्रश्न देने लगे जिनमें बच्चा तभी कर पाएगा जब वो उस विषय का गहन अध्ययन करेगा, बड़े अच्छे से उसको पढ़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो प्रश्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग पर आधारित होते हैं, बच्चे के रचनात्मक ज्ञानात्मक कौशल पर। इसके अलावा उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, किस प्रकार से वो अपने प्रश्नों के उत्तर को खोजने में अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करता है अपने सराउंडिंग के साथ। तो कुल मिला के बच्चे को 12वीं और 11वीं की, या हम कह रहे हैं ये कहानी स्टार्ट हो जाती है अब तो छोटी क्लास से ही होने लगी है, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के दौरान बच्चे को काफ़ी कुछ एक्सपोजर हो जा रहा है। अब बदलते हुए जो भी सीबीएसई हुआ या दूसरे बोर्ड हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने लगे हैं, तो बच्चे की काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो पहले अपने मन में कॉन्फिडेंस बना के रखें, विषय को बार बार पढ़ें, अपने स्वयं के नोट्स बनाएं, माइंड मैप बनाएं, उस चीज़ों को एक दूसरे से एसोसिएटेड करके लर्न करने की कोशिश करें। कई बार जैसे आपने बताया कि कोचिंग जैसे उन्हें टिप्स देती हैं, कुछ ट्रिक बताती, बच्चे चीज़ों को याद करने में गाना बनाएं, नेमोनिक्स बनाएं, कुल मिला के जैसे भी हो चीज़ों को याद भी करें, समझें भी, और तो निश्चित ही भविष्य में उन्हें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन बीच में आपने जिक्र किया था कोटा जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से, जहां लाखों बच्चे हर साल इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि वो अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे उस कोचिंग सेंटर में जा करके, लेकिन फिर बहुत सारी खबरें भी आती हैं, चाहे सुसाइड्स की खबरें आती हों या फिर मेंटल हेल्थ खराब होने की खबरें आती हों, और बड़े कम उम्र के बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ तक नहीं जाना है, लेकिन बताइए ज़रा, ये दर्शकों को समझाइए और जो बच्चे आपको देख रहे हैं ये भी समझाइए उनको कि अगर नीट में आप पास नहीं होते हैं तो बैकअप प्लान क्या क्या हो सकते हैं, क्या और बाकी चीज़ों में आप इसी फील्ड के ज़रिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं। यशस्वी जी, ये प्रश्न के 2 भाग मुझे लग रहे हैं। पहला भाग ये आपने कहा कि बच्चों के सामने ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां कैसी आती हैं कि वो दूसरे प्रकार के रास्ते अपनाते हैं। तो आजकल देखिए, पहले क्या था कि आईक्यू होता था बच्चे का, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसमें उसका बौद्धिक कौशल देखा जाता था, और जो बच्चा इंटेलिजेंट होता था तो वो परीक्षा पास करता था, उसी तरफ हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। तो जबकि आज के दौर में अब बाद में पता चला कि आईक्यू के अलावा बच्चे के कितनी सोशल इमोशनल स्किल हैं, मतलब सोशली और इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है, मतलब इमोशनल वेलबीइंग की भी बात हो रही है आजकल कि वो बच्चा मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं से मजबूत होना चाहिए कि अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हो जाएं या बच्चे के मन माफिक चीज़ें ना बन पाएँ, तो ऐसा ना हो कि बच्चा दूसरे रास्ते अपना ले। तो इस तरफ भी तैयारियां बहुत कुछ चल रही हैं स्कूलों के लिए। सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया है। बच्चे उस पर टोल फ्री नंबर पे अपनी बात कर सकते हैं, जो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के मनोचिकित्सक रहते हैं, वो बच्चों को गाइड करते हैं। शिक्षकों को हर स्कूलों में भी आजकल काउंसलर रखे जा रहे हैं सीबीएसई के, तो वो बच्चे अगर किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो अपने काउंसलर से मिलके और उनसे भी वो गाइडेंस ले सकते हैं। एक होता है एडवर्सिटी क्वोशिएंट। एडवर्सिटी क्वोशिएंट वो होता है, जैसे मेरे आपके जीवन में तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां आई, कॉम्पिटिटिव मौके आए तो कंपटीशन में हमें मनमाफिक नहीं मिला, लेकिन मेरे आपके शरीर में कुछ हार्मोन होते हैं जो एडवर्स कंडीशन में भी मुझे आपको एडेप्ट करते हैं। तो उसके साथ हमें आपको एडजस्ट होना पड़ता है, मतलब ऐसी परिस्थितियां आए फिर हम उसके साथ किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा ताना बाना बच्चों को समझना है। यही कारण है कि माँ बाप को भी विशेषकर ध्यान देना है कि अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पे मत थोपें। सोसाइटी में अगर कहीं पर भी किसी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे तो हो सकता है कि आपके बच्चा हो सकता है कि फ्यूचर में और भी अच्छा करे, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग जो पैरामीटर होता है, सीखने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग समय के अनुसार वो सीखता है और हर बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार की स्किल छपी होती हैं और ये शिक्षक को और पेरेंट्स को ये देखना होता है कि भाई क्या उसमें किस प्रकार की स्किल है। दूसरी चीज़ जो आपने
हमारे अलग अलग फील्ड क्या और चुना जा सकता हाँ। है नीट के ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी जी, तो देखिए आजकल फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड है, हर हॉस्पिटल में ज़रूरत है, तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर सकते और उससे हर हॉस्पिटल में उनको अच्छा खासा पैकेज मिलता है, सम्मान भी मिलता है। इसके अलावा योगा नेचुरोपैथी, ये योगा बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक सेक्टर है और भारत की ये देन है दुनिया को कि कैसे हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के, प्रकृति से सीख कर, प्रकृति के जीव जंतुओं के अलग अलग जो उनकी यौगिक मुद्राएं हैं उन्हीं का हम अपना कर अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। नेचुरोपैथी के माध्यम से प्राकृतिक उपचार कर सकते हैं। इसके अलग अलग यूनिवर्सिटियों में कोर्स हैं, विशेषकर देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कहें तो वहाँ पर भी है। इसके अलावा आप ये डिप्लोमा एंड बैचलर डिग्री योगा नेचुरोपैथी का कोर्स कर सकते हैं बच्चे, इसमें अच्छा कैरियर मिल रहा है, हर स्कूलों में भी योगा टीचर रखे जा रहे हैं। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी का एक कोर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि आज के दौर में फूड पैटर्न बहुत ज़्यादा बदला है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, तो उसमें डिमांड बढ़ी है इस सेक्टर में, उसमें भी बच्चे हमारे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए हर हॉस्पिटल में एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है जिसमें हमारी नर्सेस और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें वार्ड बॉय और जो हेल्पर होते हैं वो भी उनकी हर हॉस्पिटल में ज़रूरत है। हम कल्पना नहीं कर सकते किसी भी हॉस्पिटल की इनके बिना, क्योंकि अधिकतर काम तो यही लोग करते हैं। पूरे दुनिया में इनकी बहुत डिमांड है और भारत के तो इस प्रोफेशन के लोग पूरी दुनिया में जाके अपने ज्ञान कौशल को फैला रहे, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये ऐसे कोर्सेस हैं कि जिनमें बच्चा बैचलर और मास्टर डिग्री करके और बाद में जो यूजीसी की नेट एग्ज़ाम होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई करके या फिर गेट निकाल के वो आगे चल के अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे रह गए हैं नीट के एग्जाम को, संक्षिप्त में बताइए कि इस वक्त बच्चों को क्या करना चाहिए एग्जाम के पहले? आज शाम को सबसे पहले तो जाके अपने सेंटर पता कर लो बच्चों, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज ही जाके पता कर लो। नहीं तो कई बार क्या होता किसी शहर में उसी विद्यालय की कई सारी ब्रांचेज होती हैं। पहली बात तो इस पे ध्यान रखना है। दूसरा, आज सोना अच्छे से है, बढ़िया बढ़िया। अगर आपको संगीत से प्रेम है तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए, अच्छा हल्का भोजन करिए, पॉजिटिव चीज़ें करिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, नकारात्मक खबरों पर न जाइए और पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि भारत का बच्चा वो है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा करता है। पूरी दुनिया बहुत चिंतित है कि भारत के बच्चे से हमें खतरा है, क्योंकि भारत का बच्चा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा करता है। और कल सुबह जब जागें आप, तो आप अपने एडमिट कार्ड को, जो आपने पहले ही उसकी कलर्ड फोटोग्राफ रखी होगी, उसमें एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लें, एक एडिशनल फ़ोटो भी ले जाना है, एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ भी आपको ले जाना है। इसके अलावा पानी अगर लेके जाएं तो ट्रांसपेरेंट बोतल में लेके जाएं। इसके अलावा अगर सैनिटाइजर ले जाना है तो छोटी सी बोतल को आप ले जा सकते हैं। बच्चियों से मेरी विशेष अनुरोध है कि ऑर्नामेंट्स ना पहने, कोई इलेक्ट्रिकल बच्चे हमारी डिवाइस ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपकी मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी। और जब आप अंदर पहुंच जाएं, लेकिन एक और चीज़ याद रखना है कि जो ड्रेस पहन के जाएं वो हाफ स्लीव की शर्ट पहन के जाएं, फुल ना पहन के जाएं, और बड़े बड़े मेटलिक बटन वाली कोई शर्ट पहन के ना जाएं, नहीं अनावश्यक बार बार आपकी फ्रिस्किंग होगी। जूतों या मोजों को पहन के ना जाएं, स्लीपर पहन के जाएं, बिल्कुल सिंपल ढंग से जाएं, रिलैक्स ढंग से जाएं। और जैसे ही एग्जाम हॉल में जाएं, बैठिए, आंख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और मानिए कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो। आप निश्चित ही बहुत अच्छा करेंगे और अपने माँ बाप के साथ साथ अपने परिवार, स्कूल, कॉलेज, समाज का नाम रोशन करोगे। और पूरी एग्जाम को बड़े ही धीरे तल्लीनता के साथ धीरे धीरे सॉल्व करना। अगर कोई प्रश्न ना भी आए तो घबराना नहीं है, दोबारा थोड़ी देर बाद फिर पानी पी के उसकी कोशिश करना है और बढ़िया अच्छे से OMR सीट को भरने में बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर वो मशीन से चेक होंगे। अगर आपने कहीं रोल नंबर गलत भर दिया, नाम गलत भर दिया आपने, तो वो भी आपके लिए समस्या का सबब बन सकता है। बहुत ध्यान रखना है बच्चों इस पर। और जहाँ पर आपको अंगूठे से आपको अपने प्रिंट निशान देना है वहाँ पर देना है। मुझे पूरा भरोसा है आप पढ़ाकू बच्चे, भारत के बच्चे, दुनिया की हर एग्जाम में, नीट क्या, आप दुनिया की हर एग्जाम में सफल होगे और
पूरे देश का ऐसा ही नाम रोशन करोगे। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए भाई, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस के लिए कोचिंग का बाजार लाखों रुपए आपसे मांग रहा है, लेकिन अब आज की खबर पर आप दर्शक हैं तो आप एक्सपर्ट एडवाइस से वंचित कैसे रह जाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए जी। यशस्वी मैम, बच्चे बस ये याद रखें, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। आप भारत के प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने वाले बच्चे हो, आप कुछ भी कर लोगे, सब कुछ संभव है आपके लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए और अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि ये 24 लाख, आपको एक डेटा भी बताती है, 24 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट की सीटें हैं। सिर्फ 634 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, लेकिन उन सब में आप बेहतर हैं, आप जरूरी हैं और आपकी जरूरत इस देश को है। तो खुश रहिए, मुस्कुराइए। अगर विफलता होती है तो कोई बात नहीं है, अगर सफल होते हैं तो 4 चांद है। देखते रहिए आज की खबर, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।